बीटीपीसी का प्रश्नावली 1.2 निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो हमको सबसे गुणनखंड हमको करना है, 1 by 1 करते हैं। तो 144 का गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले हम लोग 144 लिखेंगे और क्या करेंगे, इधर हम लोग इसका लसा निकालेंगे 144 का। 2 से 2 7 जा 2 से 35, 5 से 7 और 7 से 2, इसका हो गया 2 into 2 into 5 into 7। इसी को हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर 2, 2 2 2 है इसलिए 2 बार है, इसलिए 2 के पावर 2 into 5 के पावर 1 into 7 के पावर 1। अब इसे ये अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड से हमारा तात्पर्य है कि हम उसका ऐसा गुणनखंड लिखेंगे कि उसके बाद उसको कोई किसी भी पार्ट में विभक्त नहीं कर सके। जैसे हम लोग यहाँ 2 लिखे, 2 को हम नहीं तोड़ सकते हैं, 5 है इसका, 5 को भी हम इससे छोटा नहीं कर सकते हैं, और 7 है, 7 को भी हम लोग इससे छोटा नहीं कर सकते। तो ये हमारा हो गया गुणनखंड 140 का अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल निकालना है, अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल निकालना। तो हम लोग ये गुणनखंड कर दिए और गुणनफल कर देंगे। तो गुणनफल करेंगे तो क्या होगा इसका, फिर आपको इतना ही आएगा, इसको गुना करेंगे तो इतना ही होगा। अब चलिए अब सेकंड नंबर क्वेश्चन बनाते हैं 156। फिर सेम वर्क करेंगे 156 का, 156 का साइड में रफ करेंगे 2 से 7 3 गुणनखंड होगा 2 into 73 हो गया। इसका बाद गुणनखंड दूसरा क्वेश्चन आपका हो गया, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा आप देखते हैं। तीसरा में 3825 का हमको गुणनखंड निकालना है, अभाज्य गुणनखंड जिसका हम फिर से कोई तोड़ नहीं सकते। यहाँ 73 में किसी से डिवाइड नहीं आएगा, किसी से नहीं आएगा, तो इसका 2 ही गुणनखंड होगा। अब इसका निकालते हैं, तो यहाँ 2 से तो लाएगा नहीं, और 3 से लाएगा, 3 1 टाइम में 1, 2 टाइम में, 7 टाइम में, 5 टाइम में। थ्री इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 70। अब देखिए इसके बाद अब 70 को हम लोग किसी तरह से अब ब्रेक नहीं कर सकते हैं, तो इसको फाइनली हम लोग लिख सकते हैं 3 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 2 इंटू 7 के पावर 1। यही हमारा गुणनखंड हो गया। अब 1 2 3 बता दिए, अब 4 और 5 अब आप लोग खुद इसे सेम इस तरह बनाने की कोशिश कीजिएगा। अब 1.2 का हम 1.2 का दूसरा नंबर क्वेश्चन आपको बताएं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और HCF ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू होता है HCF इंटू LCM इंटू HCF। तो ये हमारा फॉर्मूला भी होता है, और फॉर्मूला आपको याद भी रखना होगा कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, लसा गुणे मौसा या LCM इंटू HCF होता है। तो सबसे पहले हम लोग इसकी HCF और LCM निकालेंगे, फिर इसके हम लोग जांच निकालेंगे। तो LCM और HCF निकालेंगे वही अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो 26 का निकालेंगे सबसे पहले। 26 को लिख सकते हैं 2 into 30। अब हम 2 को भी ना ब्रेक कर सकते हैं इससे छोटा में, और ना हम लोग 13 को भी कर सकते हैं। तो अब हम लोग इसके बाद 91 का करते हैं। तो 91 को जब करेंगे तो 91 का 7 और 39, इसका और किसी तरह का इसमें और किसी से यह डिविजिबल नहीं है। 7 और 13 के अलावा इसमें किसी से नहीं है डिविजिबल। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका मौसा निकालेंगे। तो एक बात और इसमें लिख सकते हैं कि दोनों में कम से कम एक हो सकता है, एक से भी इसमें डिवाइड हो सकता है। तो हम लोग अगर इसका मौसा निकालेंगे
HCF निकालेंगे तो HCF में वही होता है जिसका पावर सबसे कम होता है और जो दोनों में कॉमन भी होता है। तो देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 नहीं है, 7 है तो 7 दोनों में नहीं है, तो हम लोग ये 13 दोनों में कॉमन है और 1 1 तो दोनों में होता ही है। तो हम लोग 1 इसलिए पीछे क्वेश्चन नंबर 1 में आवाज गुणनखंड में हम लोग 1 नहीं लिए हैं क्योंकि 1 सबको डिविजिबल कर देता है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि दोनों में कॉमन कितना होगा 30, तो इसका HCF हो गया 30। अब इसका LCM कितना होगा, तो LCM में क्या होता है कि पहले वाले में हम लोग दोनों लिख देते हैं, जो भी होता है जितना गुणनखंड होता है पहले वाले को सब लिख देते हैं, और दूसरे वाले में जो लिख दिए हुए रहते हैं उसको हम लोग नहीं लेते हैं और बाकी को लेते हैं। तो देखिए 2 लिखे हैं लेकिन 2 नहीं है, 13 लिखे हैं लेकिन 13 यहाँ है, तो 13 हम लोग नहीं लिखेंगे और लास्ट में क्या लिखेंगे 7, और इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, जो मल्टीप्लाई करेंगे वो हमारा HCF हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा और ये आपको हो जाएगा 91 को 2 टाइम में करेंगे तो 2 ये 182 हो जाएगा, इसका LCM हो जाएगा 182। अब 182 हो गया, अब हमको सिद्ध करना, इस फॉर्मूला पे जांच भी कर लेना है कि हमारा ये जो LCM और HCF आया है वह सत्य है या नहीं। तो एक क्वेश्चन हम आपको प्रूव करके बता देते हैं, बाकी क्वेश्चन में आप कीजिए। देखिए हमारा LCM दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या कौन है 26 और 91, दो संख्या है, गुणनफल बराबर क्या होगा LCM into HCF। तो LCM आपका कितना है 13, HCF आपका 13 और LCM आपका 182। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अगर दोनों इक्वल टू आ गया तो हमारा जो ये फॉर्मूला जो दिया है इसका हमको प्रूव कर देंगे। तो अब इसको इधर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, हम देखिए इधर का हम मल्टीप्लाई किए तो आ गया 2366 और इधर का भी हम लोग मल्टीप्लाई किए तो 2366 हुआ। अब 2366 हम लोग मल्टीप्लाई कैसे किए 13 से हम लोग मल्टीप्लाई किए 2 टाइम में, तो 13 2 जा 26 का 6 कैरी 2 और 13 8 जा 104 एंड 2 106 हो गया और कैरी यहाँ 10 हो गया और 13 1 जा 13 और 10 हो गया। फिर यहाँ हम लोग सेम किए हैं 26 1 जा किए हैं तो 26 हुआ है, कैरी 2 हो गया और 26 9 जा होगा 224 और 2 लिखेंगे तो 226 हो गया। तो हमारा क्या हो गया दोनों इक्वल टू हो गया। यहाँ लिखा था कि सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, तो हम लोग सिद्ध कर दिए कि आपका जो है LCM HCF क्या है दोनों बराबर आता है। तो एक में बता दिए कि LCM दो संख्याओं का, याद रखना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुने HCF। तो वही हम लोग किए हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या कौन दो संख्या 26 और 91 दोनों का गुणनफल बराबर क्या लसाअ गुने मसाअ, लसाअ गुने मसाअ LCM गुने HCF। तो हमारा HCF था 13 और LCM था 182, तो दोनों को मल्टीप्लाई किए और दोनों को मल्टीप्लाई किए तो बराबर आ गया। तो ये हमारे यहाँ पे प्रूफ हो गया, हम वो यहाँ लिख सकते हैं सिद्ध हो गया, दोनों बराबर आ गया, सिद्ध हो गया। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन है हमारा 551, दूसरा का दूसरा 510 और 92 का हमको LCM और HCF निकालना है। तो 510 को हम लोग साइड में ब्रेक करेंगे, 510 को हम लोग साइड में ब्रेक करेंगे और 2 से करेंगे तो 2 2 जा 4 1 पर 1 2 2 5 जा 2 5, फिर अब इसमें 5 से करेंगे तो 5। अब 510 का हमारा गुणनखंड हो जाएगा 2 × 5 × 7 × 30, इतना हो गया। और 92 का आ जाएगा 2 × 23 23 दूना 46 दूना 92 हो गया और 13 7 91 91 पंच हो गया है 455 और 455 दूना हो गया 91
गलत है, यहाँ गलत है, 2 दूना होगा। फिर इससे हम लोग 5 देंगे तो 5 1 हो जाएगा, और यहाँ पे आपको हो गया, और फिर 3 से लाएगा 70 और 70 1, तो यहाँ पे हो गया इसका 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 70। तो हम लोग अब लिख सकते हैं, तो 510 का हमारा गुणनखंड साइड में कर लिए, 2 3 5 7 70, 2 3 5 और 70, और 92 का हमारा गुणनखंड हो गया 2 2। इसी को हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर 2 एंड 2 3, और यहाँ भी हम लोग इसको लिख सकते हैं, कुछ नहीं है तो सब एक ही है, तो एक एक पावर हम लोग इसको पावर 1 से। अब एचसीएफ होता है क्या कि दोनों में जो कॉमन होता है, और सबसे कॉमन में सबसे कम पावर वाला, तो यहाँ सबसे कम 1 पावर है, तो यहाँ भी 2 पावर है, तो 1 वाला पावर होगा, तो एचसीएफ हम लोग निकालेंगे 2 के पावर 1, यानी एचसीएफ हो जाएगा 2। और कोई इसमें कॉमन है ही नहीं है, कॉमन देखिए 2 के पावर 1 है, 3 के पावर यहाँ है, इसमें नहीं है, 5 है नहीं है, 17 है नहीं है, तो यहाँ पे 2 के पावर 1 सबसे कम पावर है 2 में, और कॉमन भी मिल रहा है, तो इसका एचसीएफ हो गया 2। और एलसीएम क्या होगा, एलसीएम में हम लोग लिखते हैं कि सबका मैक्सिमम पावर, तो सबका मैक्सिमम पावर क्या होता है, 3 का मैक्सिमम पावर 1 ही है, 5 का मैक्सिमम पावर 1 ही है, और 17 का मैक्सिमम पावर 1 ही है, और नीचे बच गया 2, तो ऑलरेडी मैक्सिमम पावर 2, 2 का मैक्सिमम पावर 2 और 23। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा एलसीएम। 23,460 आपका हो गया, 23,460 आपका इसका गुणनखंड हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 का 1 और 2 बना दिए, तीसरा बनाने की कोशिश कीजिएगा, तीनों को बारी बारी से ब्रेक कीजिएगा, तीनों में जो कॉमन हो जाएगा वो आपका एलसीएम हो जाएगा, और तीनों का मैक्सिमम जो पावर होगा वो आपका एलसीएम होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसके बाद क्वेश्चन नंबर बताते हैं। नंबर क्वेश्चन है, जांच कीजिए क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, या यूं कहें कि 6 का पावर n जो है क्या लास्ट में 0 आ सकता है। क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि अंक की जगह यहाँ पे हो सकता है कि लास्ट में 0 आ भी सकता है या नहीं, तो हमको यहाँ पे आ सकता है या नहीं आ सकता जांच करना है। तो हम लोग सिद्ध करेंगे, तो सिद्ध करेंगे तो क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं n दिया हुआ n प्राकृतिक संख्या दिया है n प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या हम लोग जानते हैं कि क्या होता है कि 1 से स्टार्ट होता है, प्राकृतिक संख्या 1 से। तो 6 के पावर n जो है, अगर हम n का मान यहां से यदि हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, यदि n बराबर 1 डालते हैं, क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है, तो 1 से लेंगे, तो 6 के पावर 1 अगर यहाँ पे डालें तो लिख सकते हैं 6 के पावर 6, और इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3, 6 के पावर 2 कब, यदि n बराबर 2 3 4 5 तक भी हम ले सकते हैं, और 100 की और प्राकृतिक संख्या तो कभी खत्म नहीं होता है, तो 2 लेंगे तो हो जाएगा 2 लिखेंगे, 2 लेंगे तो हम लिख सकते हैं कि 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3, क्योंकि इसका एक का होगा 2 इंटू 3, तो दूसरा का भी होगा 2 इंटू 3। अब 3 लेंगे तो 3 हो जाएगा, तो फिर से हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3। 4 लेंगे, 4 रखेंगे तो 6 के बाद 4 हो जाएगा 2 इंटू 3 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3। सो अगर हम 6 के बाद 5 रखते हैं तो 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3। अब देखते हैं, अब 100 बहुत सा प्रक्रिया इसमें आते रहेगा, और जितना इनका नंबर हम डालते जाएंगे अब वही आते रहेगा, सेम टू सेम 2 3 2 3 2 3 2 3 सब में आ रहा है, लेकिन कह रहा है कि लास्ट में 0 आएगा।
तो हम लोग 0 कब आएगा, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 5 जब 6 का टेबल पढ़ेंगे तो 6 का टेबल 5 टाइम में पढ़ेंगे तो अब हो जाएगा 5, 6 5 जा 30, और जब 30 होगा तो 30 यहाँ लास्ट में 0 आ रहा है, लेकिन आएगा, लेकिन हम लोग कितना भी आगे प्राकृतिक संख्या को बढ़ाते जा रहे हैं तो कभी भी हमारा 5 मिल नहीं रहा है। जब 5 नहीं मिल रहा है तो यहाँ इसका कभी भी 0 आना संभव नहीं है। तो हम लोग कह देंगे कि यदि 6n का अंत 0 से होगा, 0 से होगा या होता यदि 2 और 3 के अलावा 2 और 3 के अलावा 5 गुणनखंड होता। यदि 6n का अंत 0 से होता, यदि 2 और 3 के अलावा 5 गुणनखंड होता, जो संभव नहीं है, जो संभव नहीं है, जो संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि देखिए हम लोग 5 रख दिए, 6 7 8 9 10 जितना भी रखते जाएंगे आगे, लेकिन कहीं भी आपको लास्ट में 5 नहीं मिलेगा। जब 5 नहीं मिलेगा तो क्या होगा, 0 आएगा ही नहीं मिलेगा। तो क्वेश्चन का आंसर जांच कीजिए, क्या किसी प्राकृतिक संख्या के n के लिए संख्या इतना का अंत 0 पर समाप्त हो सकती है? तो जब नहीं होगा, जब 5 आएगा नहीं करेगा इसी गुणनखंड में कभी, तो हम लोग डायरेक्ट इसका कह सकते हैं कि नहीं, डायरेक्ट अतः लिख सकते हैं कि संख्या इतना के अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा। अतः संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा, समाप्त नहीं होगा, मतलब यही हमारा आंसर हो गया। डायरेक्ट लोग लिख सकते हैं नहीं, यही हमारा हो गया सी हो गया। अब आप समझ गए, अब बनाइए।